धन धन सदगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और चलिए सत्संग जब तक और सेवादार जुड़ रहे हैं तब तक एक भजन है बहुत खूबसूरत, उसका आनंद लीजिएगा। और दूसरा, आप सभी को परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की लख लख बधाइयाँ हो। ये अवतार माह आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर के आए और आपकी सभी जायज मांगों को बेप्रवाह जी पूरे करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक भजन है, तब तक और सेवादार जुड़ रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रहने वाली है कि क्या है आखिर नोटा और क्या है अदब और क्या है बेअदबी, इस पर भी चर्चा करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गूंगे बैरे रब कोलो गूंगे गूंगे बैरे रब कोलो की लेना, तेरा मारे रोल के। गूंगे बैरे रब कोलो की लेना, तेरा मारे रोल के। सानू तां एहो रब चंगा जिहड़ा दसे बोल के। गूंगे गूंगे मेरे रब कोलों की लेना, जिहड़ा मारे रोल के। सानू एहो रब चंगा जिहड़ा दसे बोल के। लाल पक्के नाल यारी वे छड्ड परां कच्चियां नूं। लाल पक्के नाल यारी छड्ड परां कच्चियां नूं। दुनिया झूठ
धन धन सदगुरु तेरा आसरा, लाले पक्के नाल यारी, छड़ परे कच्चे आनु। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और ये प्रोग्राम आज 2 हिस्सों में रहेगा। पहला हिस्सा है कि जो नोटा को लेकर के है तौबा की जा रही है, पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ करके पिताजी की इच्छा है कि लोकतंत्र मजबूत बने, उसमें लोगों का हिस्सेदारी हो। लेकिन पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि नोटा को वोट देना। पिताजी ने कहा कि एक ऐसा बटन होना चाहिए कि या ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो वोट भारत के राष्ट्रपति को जाए। यदि उस चुनाव में खड़े होने के बहुत सारे लोग हैं और उस चुनाव में कुछ लोग पसंद नहीं है, यानी कि सारे के सारे अपराधी टाइप के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो पिताजी ने सुझाव दिया था कि भाई ऐसा कोई होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको चला जाए वोट, या भारत के राष्ट्रपति को जाए और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। लेकिन करंट परिवेश में ऐसा नहीं है। आपके दिए गए वोट का कोई वैल्यू नहीं अगर आप नोटा को वोट करते हैं, क्योंकि बहुत एक धड़ा है जो अपने आप को ये दावा करता है कि हम ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा है आज के वक्त में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ आपको थोड़ा सा अबाउट नोटा के बारे में, तो आप समझिएगा चीज को कि आखिर नोटा क्या है, नोटा को वोट आपका क्यों दिलवाया जा रहा है, उस पर चर्चा करूंगा बहुत विस्तार पूर्वक। और खासकर जो लोग जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनके सवालों को जब मेरी बात खत्म हो तब सवाल कीजिएगा, हर बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा बेपरवाह की दया मेरे से। चलिए अब बात करते हैं नोटा अलग अलग देशों में डलता है वोट, लेकिन अभी अपने यहाँ जो एक हाय तौबा मची हुई है नोटा को लेकर के, डेरा वाले नोटा के साथ जाएंगे। तो मैं बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार एकजुटता का परिचय जैसा अब तक देते हैं वैसा देंगे। तो अब आप देखें, जैसा पेपरवा जी ने अक्सर कहा है कि बेटा एकता में रहो और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, लेकिन लोग आपकी एकता को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश में शामिल हैं। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें। तो आप ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है नोटा। ये आप देखेंगे विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जहाँ पर नोटा को लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। और मैं इसी को पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और आनंद लीजिएगा कि लोग कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं नोटा करके। नोटा इंडिया में क्या उसकी मान्यता है क्या नहीं है। नोटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। नोटा का मतलब जैसे यूएसए ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे ही नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब नोटा या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनावों में भारत के मतदाताओं को प्रदान किया गया है। नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि भारत में नोटा जीतने वाले उम्मीदवार को बर्खास्त करने की गारंटी नहीं देता है, इसलिए यह केवल एक नकारात्मक नेगेटिव प्रतिक्रिया देने की विधि है। नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है। भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट हो, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अब भी विजेता होगा। अब समझे कि नोटा का बेनिफिट क्या है। नोटा जैसा कि इसमें भी लिखा है कि एक नकारात्मक, यानी कि यार मैं नाराज हूं, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। लेकिन सच की राह आपको यह कहती है कि आप उन लोगों को वोट मत दो जिन लोगों ने हमें चोट दी है साहब। हमें मीन्स कि डेरा सच्चा सौदा को चोट दी, जिनके आदेश पर पंचकुला में नरसंहार होता है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होता है, खुलेआम गोलियां मारी जाती हैं सेवादारों को। ऐसे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को या उससे संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आप नोटा दबाएंगे ना उसके सामने, तो आप इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका वोट जो उसे हराने में काम आ सकता था, ये मान लीजिए आपके पास एक वोट नाम का ब्रह्मास्त्र है जिसे आप सामने वाले शत्रु को मार सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या, जब ब्रह्मास्त्र चलाने की बारी है तो आपने क्या निकाला तीर और तोड़ के फेंक दिया। नोटा आपकी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल उन नलायकों को हराने में आपको इस्तेमाल करना है शासन में, जिसने हमारे बेगुनाह भाई बहनों पर गोली चलाने के आदेश दिए। वो केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार
पूर्णतः दोषी है, हमारे उन निहत्थे निर्दोष भाई बहनों को गोलियां मारी गई पंचकुला में, उसका बदला लेने का आज मौका है हम सबके पास। तो जो लोग आपको कह रहे हैं नोटा, तो उनसे पूछे ना आप कि भाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोटा यार, बेनिफिट क्या है। वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन लोगों को जिता रहे हैं साहब, क्योंकि पता है, देखिए एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि किसी गांव में मान लेते हैं मैसर खाना से हमारे बेंत साहब देख रहे हैं प्रोग्राम, बेंत के गांव में 100 वोट डाली जाती है, टोटल उस बूथ पर 100 वोट डलती है साहब, जिसमें से 30 वोट किसी ए पार्टी को मान लेते हैं, 20 वोट किसी बी पार्टी को मान लेते हैं, 40 वोट नोटा को मान लेते हैं साहब, और जी 10 वोट किसी सी बंदे को मान लेते हैं। ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया ABC लिखा है, और 10, 40, 20, 30 टोटल 100 वोट है। अब देखिए, जो जिसको 30 वोट मिले हैं वो व्यक्ति है जिसने डेरे के सेवादारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। वो गठबंधन वाली सरकार भी हो सकती है, 2 लोग मिलकर के लड़ रहे हो सकता है कि आपके गांव में वो ना उसका साथी लड़ रहा हो या उसकी हिमायती पार्टी लड़ रही हो साथ में। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करनी है आपने कि जब 30 वोट उस व्यक्ति को मिल गए, 10 वोट बीस वोट बी व्यक्ति को मिल गए जो जीतने की संभावना रखता था, इसको बंदे को हराने की संभावना रखता था, ए वाले को हरा सकता था वो, उसे 20 वोट मिलते हैं। 10 वोट सी को मिले, चलो जी लोकल बंदा था उसको 10 वोट हमने दे दिए सबने मिलकर के। अब बात करते हैं 40 वोट नोटा को दिया है। हमारा गुस्सा था कि यार हम इस बार वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इनमें से? क्योंकि इन्होंने किसी ने हमारे हक की बात नहीं की। लेकिन अगर ये 40 वोट, अब हुआ क्या, जिस बंदे को 30 वोट मिले, नोटा से कम वोट मिले, उसको 10 वोट कम है नोटा से उसके पास, लेकिन फिर भी वो बंदा लोकतांत्रिक गतिविधि या लोकतांत्रिक तरीके से वो बंदा विजेता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि नोटा की हार जीत में कोई वैल्यू आज की तारीख में नहीं है। पिता ने क्या कहा था? पिता ने कहा था कि भाई अगर हमें कोई पसंद ना हो, ऐसा कोई बटन होना चाहिए जिसमें कि राष्ट्रपति जी को चला जाए या सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज को चला जाए जो फैसला कर सके। अब यहाँ फैसला कौन कर रहा है साहब? कोई कर नहीं रहा। लेकिन नोटा का जो पिताजी का सपना है कि भाई एक ऐसी साफ सुथरी सामाजिक व्यवस्था का सपना है पिताजी का, जिसमें अगर आपको पसंद ना हो उनको कुछ वक्त के लिए निष्कासित कर दिया जाए। ऐसी डिमांड है बहुत सारे लोगों, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जाए नन ऑफ अबाउ, उस दिन हम आप साहब मैं भी नोटा को दबाऊंगा। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं है कि नोटा की वोट को काउंट किया जाएगा, तब तक हम सबको बहुत सचेत होकर के अपने दुश्मनों की पहचान करके उन्हें हराना होगा। जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है ना साहब, जो सबसे मजबूत वाला तीर आपके पास है, वो है आपका वोट। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है। एकजुटता का जैसा परिचय हम देते आए हैं अब तक, वैसे ही परिचय आपको आगे भी देना है। सपोज करो, मान लेते हैं अगर आपके पास वोट की ताकत नहीं होती, क्या जो लंबी लंबी गाड़ियों में आज नेता आपके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, नाम चर्चाओं में आकर के आश्रम में आ रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं अपनी, क्या वो आ रहे होते? नहीं आ रहे होते साहब। क्या कहीं चुनाव के मौसम में कभी संत आसाराम के आश्रम की चर्चा होती है, रामपाल के आश्रम की चर्चा होती है, या और भी महात्मा रहे किसी के भी आश्रम की चर्चा होती है? नहीं होती है। लेकिन सच्चे सौदे की होती है। सिर्फ इसलिए होती है साथ संगत जी क्योंकि आप और हम सब एकजुट हैं। एकजुटता में बहुत ताकत होती है। उस ताकत से लोग झुकते हैं। वो एक गाना है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। वो झुकाने का हुनर आप में है। आप सब इस बात को जानते हैं कि हम एकता में रहे, और आप नहीं साहब पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि डेरा सच्चा सौदा का सेवादार है। अगर जिम्मेवारों ने कोई फैसला किया उससे बाहर नहीं जाते हैं वो लोग। एकजुट होकर के सब एक दूसरे की बात को मानते हुए मिलकर के चलते हैं। तो लेकिन इसी एके को तोड़ने के लिए, इसी एकता को तोड़ने के लिए हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे यार कि फलानी पार्टी को वोट दे दो, लेकिन हाँ हम ऐसा माहौल बना देंगे कि जिसके खिलाफ गुस्सा है ना उसके खिलाफ जाएंगे ही नहीं। एक्चुअली में जो नोटा है साहब, आपके अंदर एक गुस्सा है। नोटा बटन क्यों दबाना है मुझे बताओ? इसलिए दबाना है कि नाराज हैं, व्यवस्था से नाराज हैं
कि लोगों ने हमसे बात नहीं की, लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया, हमारे गुरुजी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया। ये गुस्सा है। किससे गुस्सा है? ये सिस्टम के साथ नाराजगी। सिस्टम को बदल दो साहब, सिस्टम को बदल दो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिस्टम को बदल दो। सिस्टम कैसे बदलेगा? नोटा से नहीं बदलेगा सिस्टम। सिस्टम अगर बदलेगा तो आपके वोट की ताकत से बदलेगा। वो बदलने की क्षमता आप में है और लोग इस बात को जानते हैं। जब जब आप ताकतवर होंगे ना साहब, आपकी बात लोग चलते चलते रुकेंगे, रुक कर खड़े होकर के सुनेंगे। लेकिन अगर आप में बात नहीं है, सब खड़े खड़े लोग भी आपके पास से दाएं बाएं होकर निकल जाएंगे, किसी ने नहीं सुनी। मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी, प्लीज किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल करना। जब आप वोटिंग करने के लिए जाएं, 2017 के पंचकुले दंगे को दिमाग में रखिएगा। संजय भाई लिख रहे हैं, भाई जी अब नोटा इसलिए डाल रहे हैं ताकि राजनीतिक को पता हो जाए कि हम अब राजनीति के साथ नहीं है ना, वही लोग जीत कर दोबारा से संगत का नुकसान करेंगे। ये हमें समझना होगा। हम इसलिए डाल रहे कि नोटा, अरे बंद मुट्ठी लाख की है साहब, ध्यान दीजिएगा। बंद मुट्ठी लाख की है और खुल जाए तो खाक की है। आप ध्यान दीजिए। मैसर खाना, मेरे साथी देख रहे हैं, अब क्या नाम है, बेंत मैसर खाना गांव है, वहां से मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा। वहां पे 100 लोग हैं। गांव की आबादी 100 लोगों की है। वैसे कई हजारों में होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि 100 लोगों की आबादी है। उस गांव में 30 सत्संगी, 30% मान लेता हूं मैं, 30 सत्संगी हैं, बाकी 70 गैर सत्संगी हैं। आपने कहा जी संगत सारी नोटा को दबाएगी, चलो जी मान लिया, नोटों को दबा दिया। लेकिन नोटा के वोट निकले साहब 10। वहां ये काउंट होगा कि यार इस गांव में सिर्फ 10 प्रेमी थे, वो नाराज थे। आपकी जब तक मुट्ठी बंद है ना, आप 100 में से कहोगे 80 प्रेमी है गांव में, तो सामने वाले को समझ आता है कि 80 है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि नहीं हम तो नोटा दबाएंगे, आप दबा लो नोटा। किसी भी बूथ में 100 से ऊपर नहीं जाओगे। आपकी ताकत, आपकी औकात सामने आ जाएगी खुल करके कि कितने हो। किसी ने कहा जी नाई मेरे सर पे कितने बाल, नाई ने कहा कि ठीक है रुक जा, अभी कटे जा रहे हैं, अब आ जाएंगे सामने। आपके उस दावे को, जिसमें हम दावा करते हैं ना कि हम 7 करोड़ लोग हैं, क्या मैं कहता हूं कि 7 करोड़ गिनती है हमारी। ध्यान दीजिएगा साथ, ये पिताजी ने ख्याल दिया भी अभी, नहीं तो मसला ही नहीं था वाला। तो आज 7 करोड़ अगर हमारी गिनती है, 7 करोड़ में से मैं मानता हूं कि आप पंजाब की जो आबादी है हमारी, भाई जी ऐसी पार्टी देखते नहीं रही जिसको वोट दो। राजेंद्र भाई आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ईमानदार पार्टी, किसी बेईमान पार्टी को जिता लो, ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि जिसने साथ संगत पर गोलियां चलवाई खड़े होकर के, उसका साथ मत देना बस। चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी है, चाहे विपक्ष में पार्टी है, चाहे कहीं भी है वो पार्टी, उस पार्टी को वोट मत देने देना। ये बदला लेने का तरीका है साहब। बेपरवाही ने हमें हिंसा नहीं सिखाई है। मैं ये नहीं कहूंगा गोली का बदला गोली से दे मारो, नहीं, ये सिस्टम ही नहीं है बेपरवाही का। पिताजी ने सिखाया प्रेम करना और डेरा सच्चा सौदा के सेवादार अहिंसा में विश्वास रखते हैं। अब हमें यह पहचान करनी कि हमारी हत्या किसने की है साहब, हमारे भाई बहनों को गोलियां किसने मारी, ये पहचान आप लोगों ने करनी है साथ संगत जी। वो पहचान कैसे होगी? आप आकलन करें कि किसके कहने से गोलियां चलाई जा सकती हैं। अगर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और देश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जिसके प्रधान को बना दिया जाता है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको लगता है कि बिना सलाह मशवरे के हरियाणा सरकार ने कहते मार दो गोली यार, देखी जाएगी, हम भुगत लेंगे अपना? नॉट पॉसिबल साहब, संभव नहीं है। जब तक गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री बैठ के आपस में चर्चा ना कर लें, तब तक इतना बड़ा कांड होना संभव नहीं है। कांड ही कहूंगा साहब, पंचकुला कांड, जहां निर्दोष सेवादारों को गोलियों से भून दिया जाता है।
हम सिर्फ ये कर सकते हैं संजय भाई कि हमें नोटा नहीं दबाना है। नोटा, कंचन जी, नोटा इज नॉट ए बेस्ट बिकॉज कि इसका रिजल्ट नहीं है। अगर इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई अगले 6 सालों तक जो भी नोटा से कैंडिडेट हारेंगे, मान लीजिए किसी बैलेट मशीन में 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और 10 में से 9 लोग नोटा के 10वें बटन से कम वोट लेकर के आते हैं, तो उन 9 के 9 लोगों को 6 साल के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए कि 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तब तो मजेदारी थी। पिताजी का सुझाव भी यही है, लेकिन ऐसी मान्यता अभी नहीं है। अभी नहीं है तो साहब हम इतनी हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? अभी हमें यह समझना चाहिए कि नोटा को हम साइड रखें और पहले उन लोगों को भुगत लें जिन्होंने हमें खुले तौर पर गोलियां मरवाई है। यह हमें समझना होगा। मुझसे बेहतर आप सब समझदार हैं। आप सब इस बात का आकलन कीजिए आखिर वो लोग कौन हैं। चलिए, अब ये टॉपिक लगभग मेरी तरफ से खत्म। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी देखिए, अभी 2-3 चीज और दिखाता हूं। मैं आपको एक चीज और लिखी पढ़ी थी मैंने। नोटा ने भारतीय मतदाताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि फ्रस्ट्रेट है। कैसे? अरे यार महंगाई बढ़ गई, गैस बढ़ गई, ये हो गया, वो बढ़ गया, तो क्या करा? सारे के सारे चोर है, चलो नोटा दबा दिया। नोटा को वोट तो ज्यादा मिले लेकिन उसका बेनिफिट नहीं आया कहीं भी। लोकप्रियता हासिल की, उदाहरण के लिए गुजरात में 2017 में विधानसभा चुनाव में, कर्नाटक में 2017, मध्य प्रदेश में 2018 और राजस्थान में 2018 नोटा मतदाताओं को प्रत्याशियों के लिए अपनी अयोग्यता दिखाने में सक्षम बनाता है। यदि कोई प्रावधान 6 वर्षों से कम 6 वर्षों के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रतियोगियों को अयोग्य घोषित करने के लिए है, तो यह मतदाताओं के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से कुछ निर्णायक निष्कर्ष देगा। जो एक्चुअल रिजल्ट कब आएंगे इस नोटा के? जब ये नोटा को पावर आ जाए कि अगर नोटा जीत गया उस विधानसभा क्षेत्र में, उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर नोटा जीत जाता है तो उस बैलेट मशीन में लड़ने वाले सारे के सारे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। तब तो मजेदारी है साहब। लेकिन अभी आपकी गिनती, मेरा मानना, अच्छा कोई भी सेवादार एक गिनती लिख के बताए मुझे। ये तो सच है कि पंचकुला भाजपा ने कराया, लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं साहब जी। मुझे एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, एक मोटी बात, कि बहुत सारे सेवादार पंजाब से इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं कि पंजाब में लगभग अनुमानित कितनी संगत है हमारी? 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, कितनी संगत है हमारी? कोई अगर लिख के बताए, मोटा बता दीजिए कि भाई हमारी गिनती 10 लाख है पंजाब में, या हमारी गिनती 20 लाख है। आप मुझे बताएं जरा एक बार लिख करके। कोई लिख के बता सकता है तो बताइए जरा। मुझे आइडिया नहीं है कितनी संगत है हमारी पंजाब में। 40-50 लाख के आसपास होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बताएगा मोटे तौर पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों की जो जिज्ञासा है ना नोटा को लेकर के, वो अभी जो आग जली हुई नहीं, जिज्ञासा नहीं, आग जली हुई है ना जो, उसे अभी बुझा दूंगा मैं साहब। मुझे एक बार बताइए जरा आप कि लगभग, बाबूजी जगदीश जी आप ही बता दीजिए लिख करके। पवन जी, पिताजी के वचन नहीं है नोटा के लिए। पिताजी के वचन आप ध्यान से सुने। पिताजी ने कहा 90 बोलो तो 90 लाख, 60 लाख। ये लाख में बता रहे हो, 60 कैसे बता रहे हो? कोई अगर है इस बात को बता सके तो 1.5 करोड़। गुरजीवन सिंह जी ने 1.5 करोड़। अभी 1 मिनट रुकिए, अब आप तब जवाब दीजिए। पहले मैं आपको एक्चुअल जो आज की तारीख में 2012 का जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स बोलते हैं, जो जनगणना रही है 2012 की, यानी कि आज लगभग 10 साल पहले जो जनगणना है उसका डाटा हमारे पास है 2.8 करोड़, यानी कि 3 करोड़ के लगभग जो आबादी है पंजाब की 2010 में। अब मान लेते 4-4.5 करोड़ हो गए होंगे, 4 करोड़ मान लेते हैं। लगभग 4 करोड़ की आबादी पंजाब में आम लोगों की है। पूरे पंजाब की आबादी है जो वो 4 करोड़ के लगभग मान लेते हैं, जबकि सरकारी जो आंकड़ा है 2012 तक का है जिसमें 2.8 करोड़। देश प्रेमी जी गलत आंकड़ा है, 1 करोड़ नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो एक बार मोटा मान लेते हैं जी, 50 लाख मान लेते हैं। वैसे 50 से बहुत ज्यादा है, चलिए 1 करोड़ ही मान लिया, आप ही की मान लेते हैं जी। बाबू जी 1 करोड़ कहा देश प्रेमी जी ने, जगदीश बाबू जी ने कहा कि 1 करोड़ की आबादी मान लेते हैं, यानी कि हर चौथा आदमी क्या डेरा प्रेमी है? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। हम थोड़ा और घटा लेते हैं इसको, चलिए 100 मान लेते हैं। 100 पे एक आंकड़ा निकालेंगे।
हमने कहा कि पंजाब में हमारे 100 प्रेमी हैं। अब बात करते हैं नोटा की। अगर हमने 100 में से 90 वोट नोटा को नहीं दिए ना साहब, मैं कहता हूं कि आपने कहा कि नोटा को 10 वोट आए, तो साहब आपकी गिनती 10 लोगों की कही जाएगी। आप चाहे फिर 1 करोड़ छोड़ो, 4 करोड़ ही कहना कि हम सारे के सारे प्रेमी हैं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपको। मैं पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि बंद मुट्ठी लाख की है साहब, खुल गई तो खाक की है। हराने वाले को शामिल रहना कि हमने हराया बंदे को, सामने वाले को, तो सारी वोट आपकी है। लेकिन जैसे कहोगे नहीं जी हम तो गुस्से वाले थे, हर बूथ पे 50-50 निकली हमारी, तो नतीजा ठन ठन गोपाल है साहब। है तो थोड़ी कड़वी, लेकिन सच्चाई यही है। जिनकी नजर में साथ संगत भीड़ है, वो आपसे ऐसी ही हरकतें कराएंगे कि आपकी जो एक्चुअल जो काउंटिंग है बेपरवाही के अनुसार या डेरे के अनुसार या हमारे जिम्मेवारों के अनुसार या आपके पंजाब में गए नहीं है, पंजाब की संगत 1 करोड़ से कम नहीं है। मान लीजिए साहब पंजाब बहुत गया हूं, मान लिया मैंने कि 1 करोड़ संगत है। टोटल जो आबादी है 2.8 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ डेरे की आबादी है। मैंने मान लिया इस बात को। क्या हम लोग 1 करोड़ लोग नोटा को वोट देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो साहब वो काम करी क्यों रहे जो संभव ही नहीं है, 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है साथ संगत जी कि जब 100% रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो क्यों कर रहे हैं उस काम को? हम क्यों अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को कम कर रहे हैं? हमारी ताकत एकता में है, एकजुट होकर के रहने में है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पर, प्लीज किसी के बहकावे में ना आए। नोटा इज नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि नोटा का कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि जो नोटा के बारे में लिखा है, बहुत सारे साथी सेवादार भी जुड़े हैं, तो नोटा के बारे में लिखा है, नोटा या उपरोक्त नोटा को क्या कहा जाता है? नोटा को जैसे अमेरिका है ना जी, अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे ही नोटा का भी पूरा मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनावों में भारत के मतदाता को प्रदान किया गया है। यानी कि जब भी कोई मशीन होगी, उसमें जो बटन है वो नोटा का दिया जाता है, सबसे नीचे वाला। लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है कोई भी। इसमें लिखा भी है कि जिन्होंने नोटा के बारे में स्टडीज की है, बहुत सारा कुछ लिखा है, वो कह रहे हैं कि नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प नहीं चुन सकता। विकल्प चुन सकता है, हालांकि भारत में नोटा जीतने वाले उम्मीदवार को बर्खास्त करने की गारंटी नहीं देता है, इसलिए यह केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की विधि है। नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता। भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट हो, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अब भी विजेता ही होगा। यानी कि नोटा को भले ही मान लें हम 80 वोट मिल गए, लेकिन नोटा से जो कम गिनती वाला होगा, जैसे मान लेते हैं 20 वोट मिले किसी टॉप, जो सबसे ऊपर वाला उम्मीदवार था, उसको 20 वोट मिल गए। जब 20 वोट अगर उसे मिले तो साहब 20 वोट वाला जीतेगा, 80 वोट वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका गुस्सा कहां दिखाना था? आपको गुस्सा वहां दिखाना था जहां पर आपने पूरी ताकत से इस बात को कहना था कि तुझे देख लेंगे हम, तूने हमारे भाई बहनों पर गोली चलाई है। यह साहब एकता का परिचय देना, लेकिन यहां देना परिचय। जो आपको अगर कहे कि यार इस बार भी उन्हीं को वोट देना, तो कहना भैया तू दे ले, हम नहीं दे रहे। यहां एकता का परिचय देना, अपना पीछे हट जाएंगे साहब। आप बोलिएगा तो सही, लेकिन उनको वोट मत दीजिएगा जिन्होंने संगत का संहार किया। यदि डेरा मैनेजमेंट कहती है कि बीजेपी को वोट दो तो क्या समझे? तो बहुत सीधी बात समझे, उनको समझाओ भैया कि हम नहीं देंगे वोट। और उस दिन जिस दिन पोलिंग होगा पंजाब का, उस दिन भी प्रोग्राम सुबह 9 बजे चलेगा साहब। निशान जी 9 बजे चलेगा। हरियाणा चुनाव में भी ठोक के कहा था कि भाजपा को वोट मत देना, और इस चुनाव में भी 14 फरवरी को सुबह 9 बजे वैलेंटाइन डे यहीं मनाऊंगा साहब, लाल जैकेट पहन के। चिंता मत करना, वैलेंटाइन डे है साहब 14 फरवरी। उस दिन यहीं सुबह लाल कुर्ता पहन के बैठूंगा आपके बीच में और कहूंगा कि इनको वोट मत देना। कौन कह रहा है आपको दुश्मनों को वोट देना? आप उनको वोट देना जो तुम्हारे दुश्मनों की लंका लगा सके, जो तुम्हारे दुश्मनों को हराए, उनको वोट दें आप। हम सबको समझना होगा कि तकलीफ दी किसने है। बिल्कुल
सिर्फ और सिर्फ नोटा दबाओ, सदगुरु जी के वचनों पर अमल कमाओ। तरसेम सचदेवा जी, पिताजी ने नहीं कहा, पिताजी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। पिताजी ने कहा कि ऐसा हो गया, अब सबने नोटा दबाना, कोई समझ में ना आए। पिताजी ने कहा कि ऐसा कोई बटन होना चाहिए जिसका वोट, अगर कोई हमें पसंद ना आए तो हम ऐसा बटन दबाएं जिसका वोट सीधे सीधे राष्ट्रपति को जाए, जिसका वोट सीधे सीधे देश के क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाए, और वहां से तय हो जाए कि भाई अब ये आदमी अयोग्य है, ये चुनाव खारिज किया जाए, किसी को जिताया जाए, वो तय करे। लेकिन पिताजी ने कहा कि भाई बटन आ गया ये वाला, इसकी वैल्यू नहीं है। क्या आप ये संगत दुनिया को समझाना चाहते हो कि गुरुजी को नहीं पता था कि ऐसा कोई बटन है जिसकी वैल्यू नहीं है, फिर भी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पिताजी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा एक बटन हो जिसकी पावर या जिसकी वोट की अकाउंटेबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हो। ये बेपरवाही की सीख थी साहब। लेकिन अभी पता नहीं किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, चलो जी दौड़ लेते हैं, डिग 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 भागे चले जाओ, क्या फायदा, कहाँ जाकर रुकोगे, कहीं नहीं रुकोगे। तो कोई बात नहीं, मैं 14 तारीख को भी रहूंगा लाइव और खुल के बोलूंगा उस दिन भी कि भाजपा को और अकाली दल को वोट मत देना साहब। उनको वोट देना जो इन दोनों मक्कारों को हराने में आपको लगे कि इनको जो हरा रहा उसको जिता लेना। लेकिन दो के अलावा कौन है मुझे नहीं पता, जिस मर्जी को वोट दे देना। संजय भाई बहुत बहुत स्वागत। राम प्रकाश इंसा जी, बाबूजी धन धन सदगुरु तेरे आश्रा। कोई बात नहीं, आप नोटा को दीजिए साहब। सुनील जी, मैं नहीं कह रहा हूं किस पार्टी को देना है, बस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जिस मर्जी को देना, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हमारे 50 सेवादारों को गोलियां मारी गई हैं, जिसमें उनकी डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हुई हैं। और अनगिनत सेवादार थे जिन पर लाठी डंडे बरसाए गए। वो तकलीफ, वो दर्द भूले नहीं भूलता साहब। अब की बार एक मौका झाड़ू को भी दे देना चाहिए। सचिन भाई, ये मेरा मसला नहीं है, ये तो आप लोगों ने तय करना है। लेकिन जो मेरा मसला ये है कि इस बार घुड़की दे दो ना साहब, घुड़की की पटकनी दे दो। आगे 2024 से नाक के बल रगड़ते हुए नाक आपके सामने आके लोग खड़े हो जाएंगे, बाबा गलती होगी माफ कर दो, बहुत गंदी साजिश में आपको लेके आए हैं, माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन कब झुकेंगे? जब उन्हें पता है कि आपको झुकाना आ गया उनको। लेकिन जब तक उन्हें लग रहा है कि अब तो दबाव में कब तक है, जब तक भी जितने भी लाइव करने वाले लोग हों, इनमें सही और गलत की क्या पहचान है। जो पूज्य पिताजी के दिखाए गए रास्ते पर संगत को चलाए, संगत को बरगलाए नहीं, वो सब सारे सही हैं साहब। और जो बरगला रहे हैं उनकी बस आप सब समझदार हैं। आप हो सकता है मैं ही बरगला रहा हूँ, मुझ पर ही भरोसा ना करो आप। मैनेजमेंट बीजेपी को कहेंगे और वो फिर कहेंगे कि मैनेजमेंट गुरुजी की मनाइए। सुनील भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। 14 तारीख आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, यूं आएगी पता भी लगा। ठीक आज से 1 महीना, पूरा 1 महीना 1 दिन है। 14 फरवरी को सुबह सुबह सेंटा क्लॉज बन के आ जाऊंगा, लाल टोपी भी ले लूंगा, एक ऐसी लगा के यहाँ आपके पीछे बैठूंगा बिल्कुल। और सुबह से हल्ला मचाऊंगा कि भैया किसी ने भी भाजपा को या उसके समर्थित दल को वोट नहीं देना है पंजाब में। यह अभिव्यक्ति की आ जाती है। मेरे साथियों को गोली मार करके मारा गया है पंचकुला में, मेरे गुरु भाई बहनों को मारा गया है, तो उस दर्द का बदला साहब कहीं ना कहीं तो लूंगा। मेरे गुरु ने हिंसा नहीं सिखाई। हिंसा किसी विषय, किसी भी समस्या का समाधान भी नहीं है। क्यों कोई आपके लिए कोई क्यों बात करे? आप है ना बात करने के लिए, आप सोशल मीडिया पे खूब चलाइए। कौन सा टीवी किसान के बारे में सही बोल रहा था? कौन से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सही कर देंगे? सारे के सारे कर दी ना कोडे। इस मुल्क में पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री किसी विषय पे अड़ जाए और फिर बैकफुट पे आकर कहे कि जी मैं माफी चाहूंगा, मैं समझा नहीं पाया, जिनकी खुद ही समझ में नहीं आया। बिल्कुल। और बहुत सारे तो वाकई ऐसे हैं जिनके डेथ सर्टिफिकेट्स भी नहीं बनाए गए। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को पावनतारा जी करोड़ों करोड़ों बार लख लख बधाई हो। सात संगत जी परम पूज्य पिताजी सत्संग संभाल करते हैं, और हम लोग हैं जो पिताजी के विरोध करने वाले। अबे यार कहाँ गए? कहाँ चले गए भाई?
संभाल करते हैं। तो यार ये तो बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, पढ़ने में नहीं आ रहा मैसेज। चलिए, कुछ अच्छा ही लिखा हो। बीजेपी के ग्रेवाल को सलाबतपुर में माइक पर बोलने का मौका दिया और वो पिताजी को ही गलत बोला। ऐसे में उनका विरोध ना करने वाली संगत नहीं, भीड़ ही कहलाती है। सेतिया साहब, भीड़ नहीं है, संगत ही है वो। और मुझे इस बात को कहने में अतिशयोक्ति नहीं, जो संगत को भीड़ कह रहा है ना, पिताजी को भीड़ कह रहा है, वो आप समझ लो कि सात संगत मालिक का रूप है। और मेरे लिए मेरा सतगुरु, मेरा खुदा, रहबर सब कुछ वही है। अगर आप संगत को भीड़ कह रहे हैं तो साहब आप पिताजी को गलत बोल रहे हैं। अब चलिए, ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, अदब और बेअदबी। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट हो गया कि सभी दोस्तों सावधान रहें क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल सोनी साहब, सब सावधान रहें, और खासकर नोटा के बटन से सावधान है, उसे ना दबाएं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, अदब और बेअदबी। आप सबको पता होगा, जिस वक्त श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक सिरसा नदी है उसको पार कर रहे थे, उस नदी को पार करते वक्त परिवार से बिछड़ जाते हैं। और गुरुजी ने उस वक्त कहा था, शायद जैसा मैंने सुना है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि एक्चुअल में सही बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहेगी। थोड़ा सा मैसेज हाइड करते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे आप सबसे। कि गुरुजी ने कहा, सर्ववंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि माया कोई भी साथ ना रखे और सबने छोड़ के चलना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि माता जी अपने साथ कुछ अशरफियाँ थी, चांदी या सोने की जो भी थी, उनको लेकर के चले थे। उनको ख्याल था कि शायद बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो खर्चे में काम आएंगे। लेकिन सिरसा नदी को पार करते वक्त परिवार बिछड़ जाते हैं, गुरु साहबान अलग हो जाते हैं, खेल था उनका कोई, और माता जी अलग हो जाते हैं। माता जी और उनका रसोईया, गंगू रसोईया आई थिंक जो नाम है, वो एक जगह रहने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक दिन माता जी जब खर्चे के लिए पैसे देते हैं गंगू को कि भाई ये सामान ले आना, वो देख लेता असरफियाँ, और उस असरफी के लालच में आकर के वो जो वहाँ पे वो मुसलमान, या वे कहूँ कि मुगल शासक था, जो उसको सूचना देता है कि भाई माता जी और बच्चे फलानी जगह ठहरे हैं, वहाँ से उनको पकड़ लो, मेरा इनाम मुझे दो। इनाम के लालच में आकर के उसने वो एक गलत काम किया, माता जी को और बच्चों को पकड़ लिया। भाई जोरावर जी और शायद भाई फतेह जी, बाबा फतेह जी और बाबा जोरावर जी को पकड़ लिया गया और उनको, उनकी शहीदी हो गई, दीवार में चिना दिया गया जिंदे बच्चों को। लेकिन ये शहीदियां थी साथ संगत जी। लेकिन क्या कभी भी कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में या किसी भी अपने आप को गुरु साहिबानों का सच्चा हितैषी कहने वाले ने कभी भी आदरणीय माता जी को उस घटनाक्रम के लिए दोषी ठहराते हुए आदरणीय माता जी के बारे में कभी गलत कहा? नहीं कहा। यह है साहब अदब। और बेअदबी क्या है? बेअदबी यह है कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी माता जी के हाथ में दी जाती है, लेकिन उस चिट्ठी को लिखने वाले को गोबीराम कहा जाता है। उस चिट्ठी की जो पुष्टि कर रहे हैं आदरणीय माता जी हैं, तो माता जी को गलत कहा जाता है। आदरणीय साहिबजादे भाई जसमीत को अपशब्द कहे जाते हैं। बहन हनीप्रीत के बारे में तो ना जाने क्या क्या नौटंकीबाज कहा जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये है असल में बेअदबी। अगर आप दूसरे धार्मिक मजहबों के बारे में हम बात करते हैं और कहते हैं कि ये बेअदबी कर दी, वो बेअदबी कर दी, तो क्या हम कबड्डी खेल रहे हैं? असल में बेअदबी ये है कि हम अपने लोगों की बेअदबी कर रहे हैं, अपने पिताजी के परिवार की बेअदबी कर रहे हैं, हम पिताजी के द्वारा बनाए गए इस पूरे सिस्टम की बेअदबी कर रहे हैं। यह है सासंग जी खेल। क्या है बेअदबी? क्या है बेअदबी? कभी आप गहराई से सोचिएगा, और खासकर ये उन तमाम पिछलग्गू लोगों के लिए है। जगदीश बाबू जी, मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है कि आखिर बेअदबी है क्या? क्या ये अदब है? आदरणीय माता जी के बारे में गलत लिखा जाता है, आदरणीय भाई
साहिबजादा जसमीत जी के बारे में गलत बोला जाता है, बहनों के बारे में गलत बोला जाता है। क्या ये बेअदबी नहीं है? आखिर बेअदबी क्या है? मैंने आप सबके मैसेज अब देख रहा हूं मैं, अब दिख रहे हैं मुझे एक बात बताएं अभी आपकी, क्या ये बेअदबी है या नहीं है? अगर ये बेअदबी नहीं तो अदब क्या है? आप लिख के बताएं। क्या ये एक डेरा प्रेमी, एक भक्त होने के नाते, जिन्हें हम अपने गुरु कहते हैं, आदरणीय कहते हैं, फादरणीय कहते हैं, सब कुछ कहते हैं हम, उनके परिवार को कुछ लोग, कुछ मनचले लोग अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब कुछ, अगर आपने लिखा है देश प्रेमी जी कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को गलत बोलो, इसका मतलब लोग गलत बोल रहे हैं ना। अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा किसी को, नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं कहा किसी को कि गलत बोलो, इसका मतलब लोग गलत लिख रहे हैं। कि जो लोग गलत लिख रहे हैं, क्या वो अदब है शाही परिवार का या पूज्य पिताजी का? भाई जसमीत कौन है? भाई जसमीत पूज्य हजूर पिताजी के बेटे हैं। माता नसीब कौर कौन है? आदरणीय पूज्य पिताजी की माता जी हैं, जिन्होंने पूज्य हजूर पिताजी को जन्म दिया, इस धरा पर लेकर आई हैं। जो अब जो लोग इनके बारे में गलत कह रहे हैं, क्या वो अदब कर रहे हैं शाही परिवार का? क्या वो लोग अदब कर रहे हैं बहन हनीप्रीत का? जबकि पिताजी ने स्टेटमेंट में भी कहा है एसआईटी की कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है, एडॉप्टेड चाइल्ड है हमारी। हम उनके बारे में गलत कह रहे हैं। मुझे अपने गुरु से मतलब है कि मेरे गुरु की चिट्ठी की कोई पुष्टि करे। पुष्टि मैंने कहा आपसे कि मैं माताजी को मिला, मैंने पूछा माताजी को, माताजी ये चिट्ठी जो आती है ये क्या है? माताजी ने कहा कि पूज्य हजूर पिताजी भेजते हैं बेटा, यही संदेश है संगत के नाम। अब वो कल्ले कल्ले आदमी को स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं बैठे। अगर उन्होंने मेरे मार्फत अगर आप तक ये बात पहुंचाई, मेरे सवाल का जवाब उन्होंने दिया, तो साहब मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा मकसद ये नहीं कि खाल में से बाल निकालूं साहब, या बाल में से खाल निकालता रहूं कि चिट्ठी कौन लाया है, वकील लाए हैं, वकील भी तो एडम वाले के ही हैं, ये भी उसका ना। बहुत सीधा सिंपल है कि कल को पिताजी आए और फिर कहना जी गोबीराम जी कैसे हो, चिट्ठी तो बहुत अच्छी लिखी है आपने, आपके सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। क्या अपने आप से नजरें मिला पाओगे कभी? पिताजी के सामने खड़े होकर के नजरें भी मिला पाओगे? कर पाओगे कभी? ये है असल बेअदबी साथ संगत जी, कि गुरु का कोई पत्र आया, पहले रो रो के सब ड्रामा दिखा रहे थे कि मेरे गुरु दा पत्र कोई आया, 10 डाक भाई डाक वालिया, लेकिन जब आ गई तो अब कह रहे हैं जी गोबीराम ने भेजी है चिट्ठी। पूज्य हजूर पिताजी का ये वाला नाम कब रखा गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही नाम से जानता हूँ उसे, हाजिर नाजिर जिंदाराम साहब, पूज्य हजूर पिता डॉक्टर संत गुरमित राम रहीम सिंह जी इन साहब, ये नाम है मेरे गुरु का। लेकिन कुछ लोग बेअदबी कर रहे हैं उसकी, उसे क्या कह रहे हैं? गोबीराम कह रहे हैं। उसके लिखी गई चिट्ठी को गोबीराम की चिट्ठी बता रहे हैं। आत्माराम जी कह रहे हैं बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो गोद ली हो या कोई और। मैं तो कहता हूं गोद ली हुई भी नहीं तो बेटी तो सिर्फ बेटी है साहब, बेटी तो सिर्फ बेटी है, सबकी बेटियां एक समान है। हर एक आदमी तो माता जी से पूछ नहीं सकता, इसलिए सोशल मीडिया पर बताना चाहिए कि चिट्ठी कौन लेकर के आया। हाजिर नाजिर जिंदाराम, तेरा ही आसरा, डॉक्टर एम जी पिताजी मिस यू पापा जी, सिरसा कब आओगे जी? बहुत बढ़िया बंसल जी। वीरेन लिख रहे पिताजी ने ही फिल्म में दिखाया है, जिस लड़की को बेटी बनाया वही पिताजी को मारना चाहती है। पिताजी ने यह भी दिखाया उस फिल्म में कि वो बेटी नहीं मार पाती है पिताजी को और पश्चाताप करती है खड़े खड़े। अंतिम दृश्य में जाएं तो सही आप, पिताजी उससे वो आग का गोला लेकर के आसमान में फोड़ देते हैं साहब,
ये भी आप सब पूरी फिल्म की बात क्यों नहीं करते? अगली फिल्म में एलियन भी थे साहब, हम एलियन की बात क्यों नहीं करते? जबकि पिताजी ने स्पष्ट कहा कि आपके बीच में आप जैसे बन करके रहेंगे एलियन, यानी कि संगत के लोग नहीं है, संगत का रूप रख करके सीबीआई के ऑफिसर्स आपके बीच में रहे। पिताजी ने बहुत स्पष्ट दिखाया, वही आपका रूप धर के इधर उधर की बातें करके आपको बहका कर उकसा करके बहुत कुछ गलत कर गए, करा रहे हैं या आगे भी कराएंगे। पिताजी ने समझाया कि आप सभी सावधान रहें, चौकस रहें ऐसे लोगों से। लेकिन आप और हम कहाँ मानते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि वही मुस्कान है भाई। क्या पिताजी ने मुस्कान को पश्चाताप में जलने के लिए नहीं छोड़ा फिल्म के अंतिम दृश्य में? आप उस अंतिम दृश्य में क्यों नहीं आते हो? जब वो लड़की एडमिट करते कि आई एम ए सुसाइड बॉम्बर, मैं सुसाइड बॉम्बर, मैं आतंकवादी हूं, तब उस वक्त क्यों नहीं हम लोग कहते कि यार उसने सरेंडर कर दिया पिताजी के आगे? नहीं मार पाई पिताजी। क्या पिताजी पे हमला किया उसने? नहीं कर पाई। और जब जब हमला किया पिताजी ने बचा लिया अपने आप को। और ये हमले पहले भी हुए, स्टेपनी बम हुआ जब साइकिल में चलते हैं पिताजी, वो फिल्मांकन किया है, स्टोरी दिखाई गई कि कैसे कैसे पिताजी पर हमले हुए। तो मालिक के प्यारो जाग जाओ, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है हमारा, बहुत छोटा सा इतिहास है। 47 से लेकर तो 70-75 साल के हुए हैं सिर्फ, अभी कई हजार साल का इतिहास रहने वाला डेली सच्चे सौदे का। और ये बेअदबी की जो आप घटिया बातें कर रहे हैं ना, कि शाही परिवार ऐसे हैं, भाई जसमीत ऐसे हैं, भाई माताजी ऐसे हैं, ये सेवादार ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। मैं पिताजी के हर वचन को मानता हूँ, इसलिए चिट्ठी वाले वचनों को कंफर्म करना चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई भी कंफर्म नहीं करता। कर तो रहा हूँ साहब बैठ करके कि चिट्ठी पूज्य। और दूसरी एक बात और, जगदीश जी आपसे एक निवेदन है, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप प्रवीण भाई को कहिएगा कि वो एक आरटीआई लिखें और उसका सवाल करें सीधा। किसको? हरियाणा पुलिस को करे, सुनारिया जेल को करे साहब, कि क्या यहाँ से कोई चिट्ठी निकल के जाती है? अगर गई है तो कितनी गई है? 2 लाइनें लिख के पूछना है, आपको जवाब मिलेगा साहब। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को आप लिखें या जेल मंत्री को लिखें, जेल मंत्री अपना घूम फिर के जवाब ला के देगा आपको साहब, कोई ना कोई तो जवाब देगा ना आपको। कीजिए कंफर्म। यहां तो कोर्ट बिक गई है, यहां तो जज बिक गए हैं, यहां तो तमाम सिस्टम बिक गया है, हर आदमी बिका हुआ है, सिर्फ मैं ठीक हूं क्योंकि मैंने चश्मा लगाया साहब, मैं इसलिए ठीक हूं। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हिम्मत रखें, हौसला रखें, लेकिन किसी के कहे बहकावे में आकर बेअदबी में हिस्सेदार न लें साहब। अगर एक धर्म के धार्मिक ग्रंथ के अंगों को फाड़ देना बेअदबी कहलाती है ना साहब, ये भी घोर निंदनीय काम है पिताजी के अनुसार। पिताजी ने कहा कि ये तो बहुत ही बहुत घोर निंदा का विषय है साहब। आत्माराम जी, ये कुछ लोगों को लग रहा है चिट्ठी में बहुत गलतियां होती हैं, मुझे शर्म आती है कि मेरा इतनी गलतियां नहीं कर सकता। नहीं, गलतियां किस चीज़ की गलतियां होती है? मात्राओं की गलतियां साहब। प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, भाषा का उच्चारण ठीक होना चाहिए, मात्राएं ज़्यादा खास मायने नहीं रखती हैं। की और की में कोई खास फर्क नहीं है, मैं और मी में फ़र्क हो सकता है, मैं और मैं में फ़र्क नहीं हो सकता साहब। ये सोच का फ़र्क है कि आप किस, जो पिताजी ने संदेश भेजा क्या वो समझ में आया या नहीं आया? आया साहब समझ में। बेपरवाह जी क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी जब गूंगे बहरे अंधे को पिताजी दिखाई देते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी, तो साहब आप और हम तो पढ़े लिखे हैं साहब। और अब तो 4-4 आंख हो गई, 2 एरी और 2 एरी पीछे, भले नीचे वाली आंखों से कम दिखता है, लेकिन सामने ये जो नकली वाली है इससे बहुत अच्छा दिखता है। हमें समझना होगा इस बात को कि एक्चुअली बेअदबी है क्या। बेअदबी वो अपमानजनक चीज है जो किसी की भी शान में की जाए। तो लेकिन हम कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है साहब, पिताजी के बारे में गलत लिखा जा रहा है। गोबीराम लिखते ही तो हंसी छुटती है, वाह जी वाह गोबीराम की चिट्ठी आ गई। अरे आपको उस रास्ते से भटकाया जा रहा है जिस रास्ते पे आपको नहीं चलना था। आपको जिस रास्ते पे चलना था वो तो प्रेम, दया, समर्पण का भाव रखने वाली जो रेखा है साहब, उस पर चलना था आपको। लेकिन आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? आपको आपकी जो मानसिकता थी पूज्य हजूर पिताजी के प्रति अदब की, वो गोबीराम पहुंच चुकी है साहब। पिताजी जो मैसेज दे रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं नहीं यार ये राइटिंग नहीं हो सकती, ये वाली वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। ऐसा कैसे सोचता मेरे गुरु को लिखना ना आए? कहानी सुना दी साहब, एक कहानी अभी मैंने सुनी थी, किसी ने कहा कि
वो लिख रहे थे जा तेरे एक बच्चा हो जाएगा, वो गलती से 7 हो गया तो उसके कालांतर में 7 बच्चे हुए उस महिला को, ऐसा किसी गुरु साहिबान ने लिखा होगा। क्या सारी संगत को मिलकर मुस्कान को नहीं ढूंढना चाहिए? बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। क्या करोगे मुस्कान को ढूंढ करके? जिसे फिल्म में पूज्य पिता ने माफ कर दिया, आप करोगे क्या उसे ढूंढ करके वीरेन भाई? अब तो ये देखना चाहिए कि जिन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी को राजनीतिक षड्यंत्र रच के हमसे दूर किया ना, हमें यार आप ये समझो किस मुस्कान की बात कर रहे हो। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है, यहाँ वैश्यावृत्ति छुड़ा कर के बहनों को क्या बोलते हैं इसको, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाता है। यह है डेरा सच्चा सौदा की आइडियोलॉजी। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो पिताजी को गोबीराम बता रहे हैं ना, वही कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्याओं का अड्डा है। शर्म नहीं आती है? शर्म तो आपको आनी चाहिए, कहने वाले को नहीं आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। आप सुन कैसे लेते हैं इस बात को कि डेरा सच्चा सौदा वैश्याओं का अड्डा? मैंने पहले भी आप सबसे सवाल किया था, फिर दोहरा रहा हूं आज। हम सबकी माँ बहन बेटियां डेरा सच्चा सौदा जाती रही हैं। किसी ने भी अगर आके कभी आपसे कहा है, लिख के बताना इसमें कि मेरी वाली बहन ने या मेरी घरवाली ने, मेरी माँ ने कहा कि भाई आज तो छेड़खानी होगी डेरे में, कोई एक सिंगल आदमी लिख के बताए मुझे। क्योंकि आप सब दावा करते हैं कि मैं 2 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 50 साल से डेरे की सेवा में हूँ, डेरे में आता जाता हूँ। आपने क्या सुना वो नहीं, आपके घर वाले ने, आपकी बीवी ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने आकर के कभी कहा आपसे कि मुझे किसी ने छेड़ा, मुझे किसी ने गलत निगाह से तकाया, मुझे गलत तरीके से टच किया, कोनी मार के चला कोई? मुझे सिंगल नहीं मिलेगी कोई बहन आपको। लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से को, क्योंकि हमें मिर्च मसाला पसंद है, जैसी किसी ने अपनी कहानी में जोड़ा कि डेरा वैश्याओं, अच्छा जी यूं करके सुनते ही, अच्छा ये तो पता ही नहीं था, पता होता तो क्या कर लेते भाई? सत्संग जी जाग जाओ, जाग जाओ। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ अच्छा लग रहा है, गुमराह होना चाहिए था, बड़े दिन सही रास्ते पे चलें। बिल्कुल, देखिए आत्माराम जी लिख रहे हैं कि जितनी सुरक्षा डेरे में है बहन बेटियों की, उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। जिनके जो कहते हैं ना प्रूफ है साहब, किस चीज का प्रूफ है? उनके पास वीडियोग्राफी है कि डेरे में कोई अश्लील हरकतें कर रहा है? ऐसा कुछ किसी के पास नहीं है। अगर होता ना सत्संग जी, वो छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स तो वायरल करते हैं, देखो फलाना वाला 45 मेंबर क्या कह रहा है, तो अब तक आपके सामने सब वीडियोस चल रही होती लाइव साहब कि ये ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है। पिताजी के वचन है हम किसी गारंटी नहीं, तो फिर आप किसी गारंटी, अरे आप ले रहे हो गारंटी साहब, जगदीश बाबू जी आप गारंटी ले रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कहता हूं कभी भी इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप मेरी सारी बातों को वेद वाक्य मान करके आप उस पर अमल करें, कभी नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे द्वारा एक चिट्ठी बनाई गई है उसको आप यहां भेजो वहां भेजो, कभी नहीं। आप कैसे गारंटी ले रहे हैं किसी व्यक्ति की कि कोई आदमी आपको कुछ एक कागज दिया, इस पर साइन करके भेज दो फलानी जगह, कि वह सही है? कैसे आप गारंटी ले रहे हैं इस बात की? जब बात दरबार के जिम्मेवारों की बात होती है, जब बात शाही परिवार की होती है, जब बात पिताजी के आसपास रहने वाले लोगों की होती है, तब कहते पिताजी ने तो कहा है कि किसी पर भरोसा मत करना, किसी गारंटी मत लेना, हम अपनी गारंटी लेते हैं। तो आप आज कैसे किसी दूसरे के साथ खड़े हैं? जब इतने सवाल आप यहाँ मेरे पर क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ता हूँ, जब आप कहते हैं हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, ये सही है, मैं वो मैसेज भी पढ़ता हूँ बाबूजी आपके। अब पिताजी ने एक चीज सिखाई है, सत्संग में अक्सर कहा करते हैं कि अड्डा बोड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घरी च ओही वस सकती सब चतराइयां भूल जावे। हाँ ठीक है साहब, हूं तो मैं भी उसी का ही। चतुराइयां सब जगह चलेगी, लेकिन जहां फंसते हैं ना वहीं कहते हैं पिताजी ने कहा किसी भरोसा मत करना। अरे तो हम क्यों करें किसी पर भरोसा? किसने बना दिया नपुंसक साहब? यही तो गड़बड़ है सारी। मुकदमा चल रहा है, चलने दो साहब, उसमें भी आप जैसे लोग सजा करवाएंगे पिताजी को, क्योंकि आप कह रहे हैं नपुंसक बनाना क्या ठीक है? किसने किसको नपुंसक बना दिया? क्या जबरदस्ती बना दिया किसी को? कई 100 साधु आश्रम के अंदर रहते हैं, सद्ब्रह्मचारी रहते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, धन्य आप, अहो भाग्य हमारे। लेकिन ट्रैक गलत है साहब। मुझे एक बात तो बताओ, कौन सा मुकदमा लड़ा जा रहा है पिताजी का? बेअदबी करवाई जा रही है आप सबसे। मैं नहीं कहूंगा कि आप सब घोर नरक में जाके जलोगे,
मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कुछ भी इस बात को कहने की, और मेरे कहे से किसी को नरक में नहीं जलाया जाएगा। लेकिन जैसा ग्रंथों में पढ़ता आया हूं अब तक, जो थोड़ी सी समझ रखता हूं रूहानियत की, कि बेअदबी की सजा बहुत भारी होगी साहब। बेपरवाही की शान में गलत बोलना, बेपरवाही के परिवार की शान में गलत बोलना, बेपरवाही के बच्चों को गलत बोलना। और मैं तो एक बात जानता हूं साहब कि जब आपने आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है साहब, आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। जब आज से 4 साल पहले जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था ना, तब बहुत सारे गैर सत्संगी लोग आकर के गालियां लिखते थे साहब, खुले तौर पे गालियां लिखते थे, पिताजी के बारे में अड़चन लिखते थे, मुझे बहुत सारी माँ बहन की गालियां लिख जाते थे। उन गैर सत्संगियों में और आप सत्संगियों में कोई फर्क नहीं है। जहां आपको मौका मिला आप शुरू हो गए साहब, जहां जिसको जो मौका मिला वहां शुरू हो गया। आपको किसी ने कहा कि शाही परिवार गलत है, आपने कहा जी बिल्कुल गलत है। उनको टीवी वाले बता रहे थे कि डेरे वाले गलत हैं, तो उन्होंने गालियां लिखनी शुरू की। आपको सोशल मीडिया वालों ने कहा कि ये वाले गलत हैं, तो आपने कहा धेत तेरे के लिए तेरे हो गए शुरू। सावधान हो जाओ संगत जी, सावधान हो जाओ, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। ताला लगवा दो सारे के सारे मिलके। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप ताला लगवा दो साहब। और आप यही चाहते हैं सारे मिलकर के, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की साजिश का हिस्सा है आप, या आप स्वयं साजिश कर रहे हैं। दो ही बातें हैं। आप स्वयं साजिश कर पाए, आपको कोई बेनिफिट नहीं है इस बात का, लेकिन आप किसी ना किसी के दिखाए गए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं तो प्रथम दिन से कह रहा हूं कि साहब जब तक मुकदमे सीबीआई कोर्ट में, तब तक हर मुकदमे में सजा होगी। 3 में हो चुके, चौथे में भी हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट में तमाम मुकदमे यूं हवा हो जाएंगे साहब, यूं। थोड़ा सब्र तो रखिए आप। लेकिन नहीं समझा दिया गया, नहीं जी मुकदमे गलत तरीके से हारे जा रहे हैं, चलो जी मान लेंगे आपकी बात। लेकिन मालिक के पैरों मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज किसी के बहकावे मत आए। और जो साथी देर से जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, बाबूजी राम प्रकाश कक्कड़ बाबूजी, धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, जो भी सेवादार इस प्रोग्राम में बाद में जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं, तो आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों में किया गया है। एपिसोड एक ही है, लेकिन हिस्से 2 हैं। एक, नोटा के क्या नुकसान है और क्या फायदे, इस पर बात की गई है। दूसरा है असल में बेअदबी क्या है। पूज्य हजूर पिताजी के को गोबी राम कहना सबसे बड़ी बेअदबी है। चाहे भले ही चिट्ठी गोबी राम के द्वारा लिखी हो, लेकिन पिताजी के नाम से प्रकाशित है वो चिट्ठी। आप ध्यान से सुनेगा जो मैंने कहा है, मैं अपनी बातों को मुकरूंगा नहीं कभी भी। भले ही वो चिट्ठी किसी गोबी राम ने लिखी हो, लेकिन प्रकाशित पूज्य हजूर पिताजी के नाम से है। और अगर हम इस बात को ये कह रहे हैं गोबी राम, तो पिताजी को आप संबोधित कर रहे हैं साहब। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि पिताजी की भाषा ये वाली नहीं थी, ये वाली ऐसी होनी चाहिए थी। तो पिताजी ने कभी आपको आज से पहले पत्रों के माध्यम से संबोधित नहीं किया था। पिताजी ने हमेशा आपको सत्संग के माध्यम से, जनरल मीटिंग्स के माध्यम से आपको संबोधित किया था। वहां पे पत्राचार जैसी भाषा शैली नहीं हो सकती थी। पिताजी सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बेटा कैसे सारे ठीक ठाक हो। आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये तो कहेंगे जब पिताजी बोलते थे स्टेज पे आकर के। अब पिताजी सुनेंगे क्या आपने क्या बोला है। पिताजी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं बेपरवाह राम आपको ठीक रखे। आपको नहीं जी पिताजी की तो भाषा ही नहीं है। अरे वो कल सामने थे, सामने पूछते बेटा सारे ठीक ठाक हो, तो रिप्लाई था हमारा हाँ पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम ठीक थे या ठीक है। ये भाषा शैली है और इसमें आपको गुमराह किया जा रहा है। ये तो शैली नहीं है पिताजी की, पिताजी ऐसे बोल ही नहीं सकते। अरे सामने वाला व्यक्ति जब सामने होता है वो कुछ और तरीके से बात करता है, लिखेगा तो कुछ और तरीके से बात करेगा। जब चिट्ठी लिखते थे ना जब पहले, क्योंकि व्हाट्सएप के जमाने के आप लोग हैं, मैं भी व्हाट्सएप के जमाने का नहीं हूं, मैं उस पत्राचार के जमाने का हूं। जब हॉस्टल में पढ़ते थे चिट्ठी लिखा करते थे कि भाई माता पापा जी आपको चरण स्पर्श प्रणाम लिखा जाता था। उम्मीद करता हूं घर में सारे ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है ना साहब मुझे ठीक ठाक होंगे आप सभी, सबको मेरा प्यार। क्या जब हम घर में होते तो बोलते हैं सबको मेरा प्यार, सारे ठीक ठाक रहोगे, मुझे पता है। नहीं, चिट्ठी की भाषा हमेशा अलग होती है, सामने कही गई भाषा अलग होती है। अगर माताजी का हालचाल पिताजी की दृष्टि में ठीक है तो ठीक है साहब,
उन्हें लगा कि माता जी बीमार है। आपसे और मुझसे बेहतर वो तो साहब हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं, और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसने इस बार क्यों नहीं लिखा, पहले क्यों लिखा था, साजिश है, ये है वो है। कुल मिला के कहानी कुछ और है साथ संगत जी, आपको गुमराह किया जा रहा। आप से जीते जी पिताजी की बेअदबी कराने की बहुत बड़ी साजिश है। दुनिया कर रही है, करती रहे, लेकिन मालिक के प्यारो आप मत गलती करना। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, आप मत गलती करना। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। आप गोबी राम करके क्यों खामखा नरक में जा रहे हैं? नहीं, स्वर्ग में जाइए साहब, नरक गलत कह दिया मैंने। आप मत कीजिए बेअदबी। असल बेअदबी यही है, यही है बेअदबी। बेअदबी के कोई सींग नहीं है साहब कि किसी के लत्ते पाट दोगे तुम। बेअदबी का मतलब है किसी की शान में गलत कहना, किसी की शान में गलत करना। लेकिन आपको तो मजा आ रहा साहब, चिट्ठी गोबीराम ने भेजी है, चटकारा ले लेके पढ़ रहे हैं, फिर गलतियां निकाल रहे हैं। कोई मास्टर तो हम ही हो गए साहब, बाकी तो सारी दुनिया बेवकूफ है। अरे लिखने वाले ने किस भावना से आपको चिट्ठी लिखी है साहब? पूज्य हजूर पिताजी के परिवार को आप गलत बोलते हैं, आप गलत बोलने वालों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है। अरे मजा नहीं आ रहा साहब, आपको गड्ढे में ले जाने की तैयारी हो रही है। आपसे बेअदबी कराई जा रही है और आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया। बेअदबी से हमारा जो अब मानसिकता जो बन गई ना, बेअदबी से हमारी वो बन गई है जो बरगाड़ी कांड है साहब, उसी को बेअदबी बोलते हैं। लेकिन गुरु साहिबानों की शान में कहे गए गलत अल्फाज, गलत शब्द भी बेअदबी है साहब। आप बेअदबी कर रहे हैं तो करते रहिए साहब। आज का टॉपिक था नोटा और बेअदब और बेअदबी। अदब यह है कि हाथ जोड़ के सबसे मिलना मिलना, प्रेम करना, ये पिताजी ने सिखाया हमें। डेरे को वैश्यावृत्ति का अड्डा बताना, ये डेरे की शान के खिलाफ है साहब, डेरे की बेअदबी है ये। फिर बहन हनीप्रीत को ये कह देना कि वो तो सरगना है उन बेअदबी करने वालों की, तो ये और बड़ी बेअदबी है। फिर पूज्य पिताजी को गोबी राम कहकर के संबोधित करना, इस बेअदबियों की भी बेअदबी है साहब, सबसे बड़ी बेअदबी है। समझ में आए तो बहुत अच्छा साहब, ना समझ में आए तो राम राम, मर्जी आपकी है। किसके साथ खड़ा होना है ये आप तय करो। सदगुरु के साथ खड़ा होना है सचिन भाई बहुत बढ़िया, कि आपने जो बेअदबी कर रहे हैं उनके साथ खड़े होना है, या डेरा सच्चा सौदा की मेंटेलिटी के साथ खड़े होना है। तो चलिए मालिक के पारो, चलते चलते दो लाइन का कुछ गुनगुना दूं। अगर आप सब आ गया तो मुझे लग रहा नहीं गुनगुनाया जाएगा, मेरा माउस ही नहीं चल रहा। माउस नहीं चल रहा साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। कहाँ से चलेगा? हाँ चल तो गया साहब। एक बेहद खूबसूरत सा भजन है, एक बहुत खूबसूरत सा भजन है। दुनिया कह रही है कहने दो, अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। नोटा दबाने से अगर इलेक्शन कैंसिल हो तो फायदा है। बिल्कुल एग्री हूं साहब, हाथ खड़े करके एग्री हूं इस बात पे कि अगर नोटा बटन दबाने से सारे के सारे प्रत्याशी 6 साल के लिए बैन हो जाएं, एक योजना के लिए उनको अगली बार चुनाव लड़ने का मौका ना मिले। भाई गलत थे तभी तो हमने नोटा दबाया, अगर फिर दोबारा वही आ गए तो फिर फायदा क्या? तो पार्टियां सोचने पे क्या बोलते हैं, विवश हो जाएंगी कि भाई कुछ अलग किया जाए। लेकिन जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है तब तक कोई फायदा नहीं है। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा भजन है आप सबकी शान में कि सतगुरु कह रहा है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं, हमेशा तेरे साथ हूं। और जब जब स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, लगता है कि सब कुछ झाड़ डूबने वाला है, तब तब वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तो एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, हर
पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरी आँख का कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू हैं, मस्ती में जिए जा तू। क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनकर चलता हूँ मैं आगे। मैं भी नहीं सोता हूँ जब रतिया तू जागे, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और देखिए जो आज के वक्त की है तो बैना साहब उसके बारे में लिखा है, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। गद्दारों की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और जगदीश बाबू जी एक ये अंतिम लाइन आप सबके लिए, खासकर आपके लिए नहीं, आप जैसे जिनकी भी सोच ये है कि नपुंसक वाले पिताजी को फंसा दिया, इसमें फंसा दिया, उसमें फंसा दिया और इन सब की वजह से हम भी बदनाम हो जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। पिताजी कह रहे हैं सभी सेवादारों से, क्या कह रहे हैं? नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। मैं आत्मा तेरी एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा। देखो बहुत सारे कहते हैं ना मेरी डोर तो पिताजी के हाथ में, तो फिर टेंशन किस बात की यार कि उसने ऐसा कर दिया होगा, मुस्कान को ढूंढ लो, इसको ले आओ उसको ले आओ, कुछ नहीं है। बस सीधा कहा है पिताजी ने, नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। मैं आत्मा तेरी, क्या कहा पिताजी ने? मैं आत्मा तेरी एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा। छोड़ू ना अकेला ये अब प्रण मेरा है, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ।
धन धन सतगुरु तेरा आसरा। स्वर्णिंसा जी पेरिस से बहुत बहुत स्वागत भाई, सॉरी पेरिस बोल दिया, स्पेन से बहुत बहुत स्वागत साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आत्माराम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मुकेश सेतिया बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जगदीश बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, बच्चा हूँ आपका छोटा। जगदीश सिंह जौहरा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। रघुवीर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और बाबूजी राम प्रकाश कक्कड़ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद कल आपका जन्मदिन था, मैंने बहुत सारी फोटो विधायक SK बग्गा जी के साथ आपकी देखी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन की। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सच की राह के साथ ऐसे ही दौड़ते चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जन्मदिन की। अभिषेक भुटानी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और आप सभी सेवादारों को अवतार माँ की लख लख शुभकामनाएं। यह अवतार माँ आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही शुभकामनाएं आप सबको। और अरदास है बेपरवाही से कि आपकी सभी जायज मांग पूज्य पिताजी बहुत जल्द पूरी करें। पवन कुमार जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं, बहुत सारे सेवादार को नाम नहीं दिख पाता है मुझे, तो जिनके मुझे ऊपर गोल गोल छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे सेतिया साहब दिख रहे हैं और बहुत सारे साथी सेवादार दिख रहे हैं, तो सभी को नारा साहब। और मेरी किसी बात से भी किसी सेवादार को अगर लगता है कि बिजंदर ने गलत कह दिया, तो छोटा भाई हूँ आपका बेटा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। श्यामलाल भारद्वाज जी, पवन जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। भूषण नंदवानी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सचिन भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आत्मा राम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। निधि सोनी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जगदीश सिंह जौहरा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में बेपरवाह जी के प्यार प्रेम की बात होती है या संगत के बीच में अफवाह फैलाने वाले लोगों की अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता, तो आपसे निवेदन कि प्लीज़ आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप साथ संगत को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं। और फेसबुक पर तो आप शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी है साहब। अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालेंगे तो शायद जो एक मैल की चादर आप सब पर चढ़ाई जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ उसे बेपरवाह जी की दया मेरी रहमत से कि शायद मैं कामयाब रहूँ आप सबके बीच में। इतने लंबे समय से कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी कोशिश मुझे और करनी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बन के ही हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप शेयर भी क्या कीजिए। ये मत घबराइए कि कौन क्या कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे साहब। तो चलिए, संगत को जोड़ने की सेवा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सचिन भाई, अरे तुझे किसी पार्टी ने टिकट दिया कि नहीं? अमित भाई चिंता मत करो, सदगुरु की पार्टी ने टिकट दे रखा, उसी की पार्टी में बैठ करके प्रवक्ता के तौर पर बक 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 कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं साथ संगत जी कल फिर शाम को 8:30 बजे। अभिषेक जी लिख रहे हैं सर पिताजी के केस का लेटेस्ट अपडेट शेयर करें। पिताजी के केस का फिलहाल 3 केसों में सजा हो चुकी है, एक में सुनवाई चल रही है। तो जो भी अपडेट्स रहेंगे, अब मैंने कहा भी और पहले भी, इस बार भी अगर मौका लगा अंतिम रविवार को जाने का सरसा, तो उसमें जाकर के ये बात रखेंगे शायद मैनेजमेंट कमेटी के सामने कि भाई जो भी डेट्स आती हैं हमारी, जिस उस तारीख पर क्या कोर्ट प्रोसीडिंग्स रही जो बताने लायक है वो ज़रूर बताई जाए संगत को, कि कम से कम यही बता दो कि अगली तारीख फलानी वाली है। तो इस तरह की अपडेट्स आप सबको मिलती रहेंगी। लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि हम पिताजी का मुकदमा लड़ेंगे, तो कोई भी व्यक्ति पिताजी का मुकदमा तब तक नहीं लड़ सकता है, पिताजी के केस में तब तक खड़ा नहीं हो सकता है जब तक पूज्य हजूर पिताजी वकालतनामे पर अपने हस्ताक्षर ना कर दें। तो चलिए अब विदा चाहूँगा आप सबसे। मेरी कही गई किसी बात से भी किसी को भी अगर तकलीफ है और तो उन सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहूँगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मिलने का समय रोज का 8:30 का रहेगा। जैसे कि अभी अमित भाई ने लिखा है कि अरे ढोंगी किसी पार्टी से टिकट मिलनी नहीं पड़ी। मैं भी एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हूँ और दिल्ली में बड़े बदलाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिताजी के वचन हैं। मैं अभी सच की राह पर डालूंगा। मैंने पहले कल भी डाल दिया था शायद, कि पिताजी से पूछा था किसी ने, एक कोई बच्चा था बटर लाइन का, उसने कहा कि पिताजी हम सफाई अभियान से लौट रहे थे तो हमारे हाथ में झाड़ू देखकर किसी ने कहा कि अरे तो झाड़ू वाले हैं। तो पिताजी कोई पार्टी ऐसी यहाँ पर झाड़ू वाली पार्टी है कोई? तो पिताजी ने कहा, पिताजी हंसे पहले। तो पिताजी ने कहा अरे ऐसी भी कोई पार्टी है या ऐसा भी किसी का चुनाव चिन्ह है कि जो झाड़ू है, लेकिन हाँ कम समय में अगर गंदगी की सफाई करनी है तो वो झाड़ू से होगी। तो बहुत बड़े वचन है मेरे लिए बेपरवाह जी के, उसी वजह से मैं झाड़ू वाली पार्टी में हूँ। लेकिन मैं कभी आपसे इस बात का दावा नहीं करता कि आप उस पार्टी को वोट दें, सपोर्ट करें, वो आपका अपना निजी फैसला है। लेकिन मेरा मसला कुछ और है, मैं आप सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब पिताजी नशों से दूर कर रहे थे लोगों को, तब लोगों ने पिताजी पर आरोप लगाए, पिताजी को अपशब्द कहे। तो मैं भी उसी का बेटा हूँ। अगर मैं भी बैठ करके यहाँ लोगों की बारूद में पलीता लगा रहा हूँ, फटते हैं आकर के यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। कोई मुझे ढोंगी कहे, कोई पापी कहे, कोई अत्याचारी कहे, दुराचारी कहे, जो कहना है सब कहो, सब सर माथे मंजूर साहब।
धन धन सदगुरु, तेरा आसरा। गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय साहब जी। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। धन धन सदगुरु, तेरा आसरा।